ऐसा महसूस होता है कि इंटरनल रिफ्ट से नबरदाजमा पीटीआई को सड़कों पर लाने के लिए बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कुछ नया करने का इरादा रखती हैं। गो के वो अरसा दराज से अडयाला के बाहर कारकुनों के खून गरमाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनका ये दाव बारावर साबित नहीं हुआ। आज केपी के जिला दीर के सदर मकाम तीमरगरा में पार्टी की आदत और कारकुनों को स्ट्रीट मूवमेंट की फाइनल कॉल दे दी है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने पार्टी बानी और उनकी बहन अलीमा खान से मुतल्लिक अहम अदालती कार्रवाइयों में ताखीर करवाने के लिए खामोशी से पसे पर्दा कोशिशें तेज कर दी हैं। ताहम इस हिकमत अमली पर भी पार्टी में एक जुबान नहीं है। एक तरफ अलीमा खान सड़कें गर्म करने पर बजिद हैं, तो दूसरी तरफ पसे पर्दा सीबीएम के लिए सरगर्दा बैरिस्टर गौहर। पीटीआई में क्या चल रहा है? गुज़श्ता 5 माह से अमेरिका और ईरान के माबैन टग ऑफ वॉर MOU साइन होने के बावजूद जारी है। ईरान पर ताज़ा अमेरिकी हमले के जवाब में IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। क्या फिर से बड़ी जंग छिड़ने वाली है? इन तमाम इश्यूज के साथ साथ इसराइल नवाज नियोकॉन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत समेत दीगर मुल्की और आलमी खबरों और आपके सवालों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम। 12 जुलाई 2026 12 ऑफ जुलाई 2026 आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप कह रहे थे केड़े पासे जाइए तो मंजी कितने डाइए। वही गल है, उन कितने डाइए मंजी क्या आप कुछ और रहे थे लेकिन मैंने उसको रंग कोई और दे दिया। आई हैव स्पिन्ड इट। यू स्पिन्ड इट। बचा लिया मुझे तुमने। अगर वो बात चली जाती यहाँ तो और फिर कुछ भी हो सकता था। फिर कुछ भी हो सकता था। हाँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है किसी भी सिचुएशन में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बेचारे हाथ पैर मार रहे हैं। हाँ, बट उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। हाथ पैर कौन मार रहे हैं उनमें से? सारे ही मार रहे हैं, मगर कोई हाथ मार रहा है, कोई पैर मार रहा है। जो हाथ मारता है उसके ऊपर 2 लोग, बाकी लोग पैर मार देते हैं। पानी फेर देते हैं। अच्छा, कोई हाथ पैर मार रहे हैं उनमें तो बैरिस्टर गौहर है, लेकिन जो नारे मार रहे हैं उनमें अलीमा खानम इस वक्त सड़कों पे मौजूद है और उनके साथ कारकुनों की बड़ी तादाद है। वो मुख्तलिफ बड़ी तादाद से मतलब क्या आपका? मतलब जहाँ जाती है रश लग जाता है। 1000-2000 बंदा और जाहिर है आ जाते हैं। वो जितना स्ट्रीट हाँ, क्राउड हो सकता है उस हिसाब से आ जाता है। लेकिन क्राउड सुनने के लिए आ जाते हैं। हाँ, देखने के लिए सुनने के लिए। कोई शुगर हो गया, कोई ये हो गया, वो हो गया, कोई नारे लग गए 4। मगर क्या इनको जब आप कहेंगे कि चलो लॉन्ग मार्च करिए, ये नहीं निकलेंगे। अच्छा, वोट के लिए तो निकल आएंगे ना, लॉन्ग मार्च वो वोट तो यहाँ वोट के लिए कौन निकलेगा? निकलने की जरूरत भी है कि नहीं? बड़े पीछे चले जाते हैं वैसे आप बात करते हुए। अच्छा, लेकिन सेठी साहब मेरे पास तो है मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं असीरी के बानी पीटीआई को। 5 अगस्त को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है, जिसको महमूद अचकज़ई साहब देख रहे हैं और दूसरी पार्टीज़ भी उसमें हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी ज़्यादा। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, रैलियों का, उनके जब 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अलीमा खानम साहिबा उससे पहले ही बाहर निकली हैं। अच्छा, उनका जो ये रूट था या जो ट्रैवल था वो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन रस्ते में जैसे जैसे कारकुनान जमा होते जा रहे हैं जी, तो रस्ते में जहाँ जहाँ वो जा रही हैं तो ज़ाहिर है लोग मिलते जा रहे हैं और काफिला बनता जा रहा है। ठीक है। इस मौके पर जो उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने 2-3 बातें ये की है कि जब बातचीत होती है, कहा जाता है, तो किस चीज़ की आप बात करें? जब 80% ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी विद बानी पीटीआई, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप पहले ताकत दिखाएं अपनी और उसके बाद आप टेबल पर आएँ, ताकत से बात करें। फिर अब वो कहती हैं कि अब हम जब निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे, क्योंकि ना आंख के इलाज मुआलजे के हवाले से कोई अपडेट है, ना उनसे मुलाकात करने दी जाती है, उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया। इस तरह से वो खिताब कर रही हैं और फिर वो तनकीद का निशाना भी उसी अंदाज में बना रही हैं जिस अंदाज की वजह से पाबंदी लगी थी मुलाकातों पर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे डिटेल में सवाल सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के बारे में रखूंगी, लेकिन मैं जानना ये चाहती हूँ कि एक तरफ खबर आ रही है बैरिस्टर गौहर पसे पर्दा राब्ते कर रहे हैं, सज़ाओं से बचा सकें, गिरफ्तारी से बचा सकें अलीमा खानम को। दूसरी तरफ अलीमा खानम इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही हैं। तो पीटीआई के अंदर असल में इस वक्त चल क्या रहा है? कुछ नहीं, वही चल रहा है जो पहले दिन से चल रहा था। जब से खान साहब जेल में गए हैं तो पीटीआई के अंदर तो फूट पड़ी हुई है कि असली लीडर कौन है, कौन चलाएगा मुहिम। और पहले तो हमें यही कहा जाता था कि मारूसी सियासत नहीं चलेगी, खान साहब भी उसके ख़िलाफ़ थे। मगर फिर हमने देखा कि जो भी लीडर को खान साहब नॉमिनेट करते थे वो उस मयार पे नहीं उतरता था। खान साहब का तो यही था ना कि प्रोटेस्ट करो, लड़ाई करो, ठीक। मगर वो अब
गंडापुर साहब ने भी कोशिश की करने की, फिर भाग गए, नहीं रियासत के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सके, और रियासत ने भी नरमी नहीं दिखाई किसी किस्म की। तो अब उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने भी ट्राई किया, वहाँ भी नहीं कामयाबी हुई। फिर जब से अलीमा खान लगी हुई हैं, तो वो भी कहीं नहीं, कुछ नहीं होता। वहाँ तो ये भी यह था कि जो लीडरशिप खान साहब ने खुद नॉमिनेट की है, जी, सलमान राजा हो गए या बैरिस्टर साहब हो गए या महमूद अचकज़ई साहब ही देख महमूद लें। अचकज़ई साहब, वो मतलब है कि दे डोंट एग्री विद अलीमा खान। अच्छा, देखे ना, तो ये तो मसला तो यही है कि एक अनऑफिशियल लीडरशिप है और एक ऑफिशियल लीडरशिप है। अनऑफिशियल लीडरशिप जो है वो बैन चला रही है, और ऑफिशियल लीडरशिप जो है वो चला नहीं सकती कुछ। ना वो केपी में कुछ कर सकते हैं, ना वो पंजाब में कुछ कर सकते हैं, ना किसी जगह पे और कुछ कर सकते हैं। अच्छा। और वो तो यही समझते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए, मगर खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और अलीमा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। इसीलिए अभी अलीमा के ऊपर केस भी चल पड़ा, जी, और वो सुना है कि वो अगले महीने कोई फिर एक जजमेंट आ रही है, 11 अगस्त को लगता है उससे सज़ा हो जाएगी और अरेस्ट हो जाएंगी। और अरेस्ट होकर जेल में चली जाएंगी। फिर क्या होगा? तो अब आपने भी इशारा किया कि बैरिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं जी। किसी तरीके के साथ बात करके कि ये ना हो, तो कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश निकले, स्पेस निकले। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये मेरा अपना ये ख्याल है। उसकी वजह ये है कि एक नेचुरल चीज़ होती है कि जब आप कामयाब हो ना किसी पॉलिसी में, तो उस पॉलिसी को छोड़ते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ। अब जो पॉलिसीज इख्तियार किए हुए पीटीआई के बारे में, उसमें बिल्कुल कोई लचक नहीं है। बड़ी कोशिश की है बैरिस्टर साहब ने या और लोगों ने, इवन गंडापुर साहब ने, जी, और अब रिसेंटली अफरीदी साहब भी लगे हुए हैं कि जी कोई ना कोई लचक निकले, कुछ भी नहीं। बिकॉज वाई, तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट का ये असेसमेंट है, ये तज्ज़िया है कि आवाम नहीं निकलने के लिए तैयार इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए या इवन मुलाकात के लिए, और जो रियासत का पावर है जी, वो इतना ज़्यादा है कि कोई खड़ा भी नहीं होता। तो इसलिए आई थिंक ये 3 साल से तो आप देख रहे हैं ये हो रहा है, और आगे भी आप देखते जाएंगे यही होगा। इस मुल्क में अगर कोई तब्दीली आएगी तो वो पीटीआई नहीं लाएगी। अच्छा, हाँ, वो कोई स्पॉन्टेनियस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ डेवलप हो जाएगी जो जिसकी बात आप ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना पीटीआई प्रेडिक्ट कर सकती है। वो क्या चीज़ है, कब होगी, कैसे होगी, वी कांट से। मगर तारीख़ में इसी किस्म की चीज़ें होती हैं जो प्रेडिक्ट नहीं की जाती, और हो जाता है कुछ ना कुछ जिसकी वजह से रेलगाड़ी चल पड़ती है और फिर वो रुकती नहीं है, उल्टी गंगा बहने लग जाती उल्टी है। गंगा बहने लगती है। ओके, तो ये पीटीआई के बस की बात नहीं है कि उल्टी गंगा बहलाए। अच्छा, अच्छा। आपने इतनी गहरी बात कर दी कि अब मैं नहीं, मैं आपको बहुत से एग्जांपल्स दे सकता हूँ। एग्जाम्पल देना चाहते बड़े हैं नहीं, मैं देना नहीं चाहता, फिर लंबी हो जाएगी बात। वो जो लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह जी रहा जी, हूँ। नहीं, मिसाल के तौर पे ऐसी स्पॉन्टेनियस तब्दीली पाकिस्तान की तारीख में कब आई? जी जब देखिए, हालात बदल गए? स्पॉन्टेनियस तरीक, अयूब खान को कैसे गिराया गया? जी, क्या कोई प्लानिंग के तहत वो तहरीक चली थी? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स खड़े हो गए, कोई ना कोई मसला बना और स्टूडेंट खड़े हो गए, रुके नहीं, और नारे लगने शुरू हो गए और 2-3 शहरों में एहतजाज शुरू हो गया। जी। अयूब खान थोड़े से बीमार भी थे उस वक्त, और मेरा ख्याल है याह्या खान साहब की कोई अपनी एम्बिशंस थी। तो बहुत से फैक्टर्स जो हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, केम टुगेदर अच्छा, एंड ओपन द वे। याह्या टुक ओवर एंड देन इलेक्शंस वर हेल्ड। तो इसी तरीके के साथ भुट्टो साहब, जब उनकी ओवरथ्रो हुआ तो कुछ तसव्वुर कर सकता था कि ये तो इलेक्शन जीतते जा रहे हैं? कुछ सोच सकता था कि ज़ियाउल हक, जिसको उन्होंने हैंड पिक चुन के लगाया था, कि वो मार्शल लॉ लगा देंगे उनके ऊपर? आप सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरीके के साथ मुशर्रफ इतने तकड़े जा रहे थे, सारी मीडिया मुशर्रफ के हक़ में थी, क्योंकि उससे पहले नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसने क्रैकडाउन किया हुआ था मीडिया के ऊपर। तो मुशर्रफ ने आके सब कुछ खोल दिया, टीवी चैनल शुरू हो गए, मुलाजमतें शुरू हो गई, और शुरू में बहुत बड़ी गुडविल थी जनरल मुशर्रफ की, और फिर उनका वो इंडिया के साथ कश्मीर का मामला तय करने की, उसके ऊपर के लिए बड़ी सपोर्ट थी। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट बन गई, और जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन करानी है तो एकदम कुछ ना कुछ शुरू हो गया। फिर मोहतरमा की
वफात हो गई, असैसिनेशन हो गई। जी। कुछ सोच सकता था ये होगा? हाँ। तो मैं ये कहता हूँ ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट क्रिएट अ सिचुएशन। ज़ियाउल हक साहब ऐसी चीज़ हो गई, कुछ सोच सकता था कि वो तो लोग कहते थे 20 साल रहेंगे ज़िया साहब, 10 साल तो आराम से गुजार लिए थे उन्होंने। फिर अल्लाह ताला की तरफ से या किसी बैरूनी मुल्क की तरफ से या किसी साजिश की तो बहाना ही बनाना, वो फारग हो गए। तो वेरी ये- इंटरेस्टिंग सिटी साहब। तो ये ये इस किस्म की बहुत सी चीज़ें होती हैं तारीख में हाँ। जिसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती हाँ। और उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड हाथ नहीं होता। बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसको काउंटर करने के लिए काउंटर ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाती हैं। जैसे अब क्रैकडाउन हुआ, पीटीआई ने लोगों को इकट्ठा किया, खान साहब खुद थे जब जी। लीड कर रहे थे, तो उस वक्त उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गई, जो भी था। वजीराबाद। हाँ, मगर उसके बाद जब बुशरा बीबी और गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च करने चले तो कोई सोच सकता था कि उस वक्त इस किस्म का इतना सख्त रिएक्शन आएगा? तो यू नो दीज आर नॉट थिंग्स यू कैन प्रिडिक्ट, क्योंकि अगर उनको पता होता कि रिएक्शन आएगा इस किस्म का तो वो शायद निकलते ही ना। तो मैं ये सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये तवक्को मत करें कि पीटीआई कोई मूवमेंट चलाएगी और पीटीआई कोई चीज़ लीड करके कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जिसके साथ सारा मामला उल्टा हो जाएगा। अच्छा। और एकदम रास्ते खुल जाएंगे, ये नहीं होगा। हाँ। अलबत्ता और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते इस वक्त, सोच से कम बाहर है हाँ, इस कम मौजूदा से कम बाहर है, सिचुएशन में। हाँ। लेकिन ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली नहीं ला सकती। अच्छा सेठी साहब, आपने इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया था कि उन्हें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और हालात के तनाजुर में अपने मामलात को देखें तो बेहतर होगा। इन अ वे आपने मशवरा दिया था कि इमरान खान साहब थोड़ा पीछे हटें हाँ, अपने इस बिल्कुल, मौक़िफ़ बिल्कुल, से। बिल्कुल। जी, तो मैं आपसे आज एक और मशवरा मांगूंगी क्योंकि आपने तारीख का जिक्र कर दिया, वो चाहे अयूब खान साहब का दौर हो, जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर हो, बाद में जनरल मुशर्रफ साहब का दौर हो, हमने देखा कि जो पार्टी ज़ेर ताब रही इन अदवार में, चाहे वो फातिमा जिन्ना हों या उसके बाद हम देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ साहब हों, ये जब इनके साथ मुश्किल वक्त इन पर आया, फातिमा जिन्ना साहिबा से सिलसिला शुरू होता है तो अपनी ही फैमिली के लोग, अपने ख़ानदान के लोग आगे आए जो पार्टी को लेके चले। एक अगर नुकसान हुआ तो दूसरा उसको मशल को आगे जलाकर लेकर गया। ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कहती है कि मौरूसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती, इमरान खान साहब की ये पॉलिसी नहीं है। बट अब अलीमा खानम साहिबा इस वक्त सड़कों को गरमा रही हैं, लोगों से खिताब कर रही हैं, वो इवन सुहेल आफरीदी साहब को कह रही हैं कि आपको इमरान खान साहब ने किस लिए चुना था, आप क्या कर रहे हैं, इन अ वे वो क्वेश्चन करी। सो आप क्या मशवरा देंगे पीटीआई को कि अलीमा खानम साहिबा के हवाले कर दें ये, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी खमीर में ये है कि ख़ानदानी बंदे को ही आगे आना पड़ता है खानदान से। सियासी खमीर नहीं, मैं कहता हूँ सारा साउथ एशिया, अच्छा, सारे साउथ एशिया में हमारा ये इस रीजन का जो कल्चर है वो मरूसी सियासत के हक़ में है और ये नीचे से चलती है। ये बात ये कबायली सिस्टम से ही चलती है। ये ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर भी यही चीज़ होती है। नवाब का बेटा नवाब, बेटे का बेटा नवाब, वही ट्राइब का हेड बनता है। अच्छा। इसी तरीके के साथ बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं वो भी जो है अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते औलाद हैं, होती है औलाद होती है जो उनको वही उसी किस्म की मरूसी सियासत चलती है। हाँ, तो अब बात यह है कि साउथ एशिया में आप देख लें, बांग्लादेश में वही हुआ, आप शिलोंग श्रीलंका में देख लें वही हुआ, इंडिया में भी तो वही हुआ। 40 साल चलता रहा है ना नेहरू फैमिली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब और बात है कि नरेंद्र मोदी के कोई बच्चे कोई नहीं, तो इसलिए वो शायद ना हो, मगर खान साहब के भी तो बच्चे अगर थे तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि वो यहाँ आए। तो वो उस वक्त लोगों ने यही सोचा कि अब ये मामला ख़त्म होने जा रहा है, मगर नहीं ख़त्म हुआ ना। अगर अभी भी अगर इमरान खान को क्या मालूम नहीं है कि उनकी बहन जो है या बहनें जो हैं वो सियासत कर रही हैं बाहर, पता है उनको? क्या उन्होंने रोका उनको? नहीं, उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने करने दिया उनको। तो बल्कि अहम ऐलानात तो अलीमा खानम साहिबा के जरिए किए जाते शुरू में तो ऐसे ही होता रहा ना, इसीलिए तो उनको फिर उनकी पाबंदियाँ लग गई ना। हाँ। क्योंकि वो ऐसे ख़तरनाक किस्म के पैगाम लाती थी कि वो हुक्मरान तबके ने सोचा यार इन्हें बंद करो, ठीक है ना। तो अब यही सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि अभी एक वो ट्वीट भी आई है मेरा ख्याल अली मोहम्मद खान साहब, वो हमेशा से इमरान खान साहब के फ़लसफ़े को कोट करते रहे। उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है, मगर बात यह है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अफरीदी साहब को या गंडापुर साहब को कुछ करके दिखाना चाहिए था ना। तो वो तो नहीं जेल जाना चाहते और जो उनके साथी हैं वो भी नहीं जाना चाहते जेल, बिकॉज जिनको जेल में डाल दिया गया है
कोई रिलीफ का ही नहीं है। जी। पुराने ज़माने में तो रिलीफ मिल जाती थी, अब कोई रिलीफ का इम्कान ही नहीं है। तो सबको पता है इस बात का। तो और भी सख्तियाँ हो रही हैं। अभी आप देखें कि कोई तबका नहीं यहाँ इस मुल्क में जो समझे कि वो किसी जमहूरी फ्रेमवर्क में वो काम कर रहा है। तो इसलिए आई थिंक सभी ख्याल से चल रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रास्ते निकलते हैं तो वो और बात है, बट अदरवाइज़ कोई प्लानिंग के तहत मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो हलीमा खानम साहिबा कोई चेंज ला सकेंगी, प्रेशर बढ़ा सकेंगी? वो कह रही है कि कारकुनान लेकर आए एमपीएस को बाहर, एमएनएस को, थोड़ा सा और निकलेंगे सारे अंदर जेल। हलीमा खानम भी जेल चली जाएगी। हलीमा भी सब तो पहले जेल। ओके, वो इस खतरे से आगाह तो होंगी इस वक्त, लेकिन प्रेशर तो किसी ना किसी हद तक वो बढ़ा ही देंगी, या कम से कम अपनी पार्टी के अंदर तो एक ले आएंगी, रूह स्पिरिट ले आएंगी कि भाई आप तो निकलें। अच्छा, आपको ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं? वो कोशिश करें, बिल्कुल करनी चाहिए उनको। आवाम को अगर वो निकाल सकती हैं तो निकालना चाहिए, मगर उसके लिए फिर कुर्बानी करनी पड़ेगी ना, और कुर्बानी ऊपर से ही होगी, सबसे पहले ऊपर ही होगी ना। अभी देखिए ना, अगले महीने वो जो केस है इनके ऊपर जी, लॉन्ग मार्च 26 नवंबर, हाँ, तो उसके ऊपर सजा हो जाएगी। अच्छा, और ये जेल चली जाएंगी अगर इन्होंने यही रविश जारी रखी, ये प्रोटेस्ट करती रही और ऐसे बयानात देती रही जैसे आ रहे हैं सामने, चली जाएंगी। हाँ। और अभी ये भी तो खबरें आ रही है ना कि बैरिस्टर साहब को भी पता है जी, कि ये अगर सजा ऐसे ही होने चला वाली है। काम तो हलीमा भी इनके खिलाफ फैसला आ जाएगा, फिर ये जेल चली जाएंगी, फिर बैठी रहेंगी वहाँ। तो इसका फ़ायदा क्या? कम से कम अभी आवाज़ तो है छोटी मोटी जो भी है। तो अब हलीमा समझती हैं कि ये वक्त आ गया और कुर्बानी देने का, तो दे दें। आप ये समझते हैं कि हलीमा खानम साहिबा की रेजिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ा रही है, या अगर हलीमा खानम साहिबा सियासत करें तो वो अपने लिए नहीं, इमरान खान साहब के लिए ही सियासत करेंगी? नहीं करती तो इमरान खान साहब के लिए, अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ। अच्छा। मगर उनको इस बात का पता है कि अगर इमरान के लिए करेंगी और कामयाब होंगी तो उनकी कामयाबी है ना। तो वो एक ही बात है, इमरान के लिए करें या अपने लिए करें। अच्छा, हाँ। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे उनके अपने मकासद हैं। नहीं, उस मकासद यही है ना कि शी वांट्स टू लीड द पार्टी। जी, आफ्टर इफ इन एनी केस, या एब्सोल्युटली, वो कहती है इनहेरिट मैं करूंगी। अच्छा। तो ये दिस इज द इशू। बट यू नो दिस मरूसी सियासत वाली जो इशू है ना आयशा, अब आप सोचिए ईरान के अंदर भी उन्होंने यही कर दिया। जी, आप मुश्तबा सोचिए, खामेनी सोच भी नहीं आया। सकते थे आप कि क्योंकि जब अयतुल्लाह ख़ुमैनी पास्ट हुए तो अयतुल्लाह ख़ामेनी आ गए, जी। उनका कोई रिश्तेदारी नहीं थी, काबिलियत की बुनियाद पे हाँ, रखा बस गया। वो, हाँ, हाँ, तो यही समझा था कि यहाँ अब मरूसी सियासत नहीं होगी। जी। मगर आपने देखा जब ये हुआ तो अयतुल्लाह नए अयतुल्लाह जो आए हैं, मुश्तबा ख़ामेनी उनके बेटे हैं। तो ये अब ये एक सारा ये सिर्फ ये वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ओपनली ऐसे नहीं है, मगर खुफिया तौर पे वहाँ भी है, क्योंकि वो बहुत कबायली सिस्टम से बहुत आगे आ गए हैं अपनी डेवलपमेंट में और सोशल रिलेशंस। हम लोग जो हैं वी आर स्टिल इन अ ट्राइबल फेस। अब हम हमारे अभी भी हम अपने आप को सरदार और चौधरी और नवाब और ये वो कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं? इसीलिए ना कि हम समझते हैं कि हमारा कोई एक बर्थ राइट है टू बी लीडर्स, टू बी ऑफ आवर क्लैन। तो इसीलिए ये जो सारी कास्ट्स बनी हुई हैं यहाँ, तो यही है ना, दिस इज़ द सेम थिंग ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा, वी आर हिस्टोरिकली हम लोग बैकवर्ड ट्राइबल लोग हैं, और वहाँ ये चीज़ें चलती हैं। यूरोप में नहीं है, मगर अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि ठीक है कि प्रेसिडेंट्स जो हैं वो एक प्रेसिडेंट का बेटा दूसरा नहीं बनता, मगर वहाँ भी जॉर्ज बुश का सीनियर एंड जूनियर एंड इसी तरीके के साथ और रिश्तेदार जो हैं दे डू गेट इनटू पार्लियामेंट। और अभी भी ये कहते हैं लोग कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कम से कम 30% ऐसे कांग्रेसमैन हैं जिनके वालिद भी कांग्रेस में थे। तो वो भी एक किस्म की मरूसी सियासत ही है ना। मगर ये होता यही है हर जगह पे, क्योंकि एक पहचान होती है ना, तो उस पहचान को हर एक बंदा एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अच्छा। क्योंकि वो पता होता है कि जी ये जो है सेठी है, ये सेठी ने सारे, एक सेठी फारग हो गया तो चलो एक और सेठी आ गया, नाम भी पहचानते हैं, फैमिली को भी पहचानते हैं, तो इट्स ईजी। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बट इट्स नॉट जस्ट सब कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में भी ऐसे ही है इन प्लेसेस, ये जहाँ जहाँ ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं या नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ इस किस्म की चीज़ है। ठीक है, वाकफियत और मानूसियत जो है वहाँ में, मगर ये है कि हलीमा जो है वो मेरा ख्याल है अब ये जो अग्रेसिव किस्म की वो पॉलिटिक्स कर रही हैं,
इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। बट आप सजेस्ट करते हैं हलीमा खानम साहिबा को लीड? हाँ, मैंने जो सजेस्ट किया था मैं फिर कर देता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहा, एक तारीख की जो सबक है वो बता रहा हूँ कि वो क्या है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निकाला, वापसी के लिए रास्ते बनाने थे, उन्होंने फिर जिन्होंने पंजाबी के अंदर कौड़ा कुट करके तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ फिर राब्ते कर लिए, कौड़ा कुट करके फिर मकमका कर लिया। इसी तरीके से नवाज शरीफ को उन्होंने निकाला उस वक़्त, फिर नवाज शरीफ साहब बातचीत करके वापस आ गए। तो मतलब है कि इन लोगों का ये फ़लसफ़ा होता है कि एक कदम पीछे दो कदम आगे। अच्छा। और वो कैसे होता है? कॉम्प्रोमाइज़ के साथ होता है। ये नहीं होता कोई असूली प्रिंसिपल। असूल सियासत में नहीं होते, पहली बात है। ये तो मैकियावेली ने पहले दिन कह दिया था कि कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, पावर के प्रिंसिपल्स होते हैं। पावर कैसे निकलती है, पावर कैसे लेते हैं। तो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग पता नहीं कितनी दफ़ा समरसॉल्ट करके हाथ करके पहले कड्डे जाते हैं, फिर हाथी जोड़ देंगे, फिर आंदे ने, फिर चले, फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। यही बाकी सियासी जमातें भी करती रही हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही रिकॉर्ड बन गया अब। तो अब खान साहब, या तो ये कोई इनकलाबी हों खान साहब, कोई कम्युनिस्ट पार्टी हो जिसकी कोई रेड आर्मी भी हो और कार्डर्स भी हों जो कि मार खाने के लिए तैयार हैं, जेलें जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और बाहर निकलने के लिए लाठी खाने के लिए तैयार है। वो तो है नहीं। इट्स अ मिडिल क्लास पार्टी। अच्छा। ये कोई अवाम की पार्टी इन द मिडिल क्लास सेंस है। मगर ये, और इसके लीडर्स भी उसी किस्म के हैं। हाँ, लेकिन जेल में तो बैठे हुए हैं बेचारे, कोट लखपत में बैठे हुए हैं, मारे भी खा लिए, इसीलिए ना बाकी भी अब निकल रहे हैं। हाँ। बेचारे निकले थे ना, कोशिश की थी उन्होंने, जज्बा था, मगर वो इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर इसको चलाया जाए, क्योंकि जो रिप्रेशन हुई है बड़ी सख्त किस्म की काउंटर आया है, और तारीख में दिस इज द मोस्ट सिवियर रिप्रेशन। तो बात यह है कि स्टेक्स आर वेरी हाई। लेकिन अगर गुंजाइश कोई पैदा हुई तो वो कोट लखपत के शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए होगी या बैरिस्टर गौहर के जरिए होगी, ऐसा ही कुछ समझे हम? नहीं, देखिए ये बात ऐसे नहीं होगी। अच्छा। ये बात होगी कि या somebody like कुरैशी या अफरीदी या इमरान खान, जिसको नॉमिनेट करें, वो आए, वो खान साहब से बात करें और कहे जी अच्छा जी उनकी करना है, लोग तो नहीं निकलने के लिए तैयार, अब क्या करना है। और खान साहब आगे से, या खान साहब को कहा जाए कि सर एक कोई तरीका है कि वी मेक एन ऑफर टू द एस्टैब्लिशमेंट कि हमें सिर्फ अगली इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर दे, वो फ्री एंड फेयर एज मच एज पॉसिबल दे दें। हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। हमें एहसास है कि पाकिस्तान एक बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है, सारी दुनिया देख रही है, हम घिराव हुए हैं। हम इस वक्त पार्टी इंटरेस्ट को पीछे रखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, और ये जो इस वक्त जो अरेंजमेंट है इसको हम सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइडेड इसको डिस्टेबलाइज नहीं करते, और प्रोवाइडेड कि हमें आगे फेयर मौका मिला जाए टू कम टू पावर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम वादा करते हैं, आप अगर चाहें तो कानून भी बना लें इस किस्म का कि हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे, और वी विल वर्क विद यू। मैं जब ब्रेक पर जाने से पहले आपने प्रेडिक्ट किया था इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से कि हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हालात ही ऐसे रहे कि वो मुलाकात आगे से आगे, और अब तो ऐसे लगता है कि इलाज हो जाए आँख का, उनके इलाज के हवाले से अपडेट आ जाए, यही बड़ी बात। कब तक मुलाकात होती देख रहे हैं आप? भाई मैं तो समझता हूँ मुलाकात हो जाएगी। अब ये कहना जी कल हो जाएगी या अगले हफ्ते हो जाएगी, इट्स डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक ज़्यादा देर नहीं, अब मुलाकात हो जाएगी। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि दे प्रॉबेबली विल बी वाया द कोर्ट। अब सवाल ये है कि किसको मिलने देंगे। बैरिस्टर गौहर, तो बैरिस्टर गौहर के लिए तो इशू कोई नहीं। बैरिस्टर गौहर को तो मेरा ख्याल है आज सिर्फ बैरिस्टर गौहर जाना चाहे और कोई ना जाना चाहे तो इजाज़त मिल जाएगी, बिकॉज बैरिस्टर गौहर तो कोऑपरेट करते हैं ना, ही डजंट, ही इज नॉट अ रेबल राउज़र, वो पसंद किए जाते हैं, सुलझू हैं, नफीस हैं, हाँ, और वो उनको पता है क्या बात करनी है बाहर आकर, क्या नहीं करनी। मगर अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था ना इनको, तो बस फिर तो बैरिस्टर साहब को इजाज़त दे दें मिलने की, कहें जी और कोई नहीं जाएगा साहब, बैरिस्टर साहब जाएँ, मिलें खान साहब को, दोनों कोई फैसला करें कि आगे कैसे बढ़ना है, और फिर बैरिस्टर साहब बात को आगे लेके चलें। प्रॉब्लम ये है कि बैरिस्टर साहब कोई रिस्की काम नहीं करना चाहते, वो देख चुके हैं अंजाम, वो मतलब गुडी गुडी, मतलब वो इधर भी उधर भी गुडी गुडी। तो यार लीडरशिप थोड़ी सी
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਡਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਡਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਹੋ ਮਗਰ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਅਮਲ ਖਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਪਏ अंडा तोड़ देती ने ऑमलेट नहीं बनाना आता बैरिस्टर साहब को ऑमलेट बनाना आता है वो अंडा नहीं तोड़ते ने। अब ऐसा कौन सा बंदा लाए? सोहेल अफरीदी साहब को लाए थे ना नहीं कि ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ omelette ਅੰਡਾ भी ਤੋੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ऑमलेट बनाना आंदा बनाए। बढ़िया हो गई गल। ਇਹ मसला है तो अली अमीन गड्ढापुर साहब तो दोनों काम कर रहे थे ना कोशिश कर रहे हैं दोनों काम करने की इसमें ऐसे चले ये हम ऑडियंस के लिए क्वेश्चन छोड़ जाते हैं कि इस वक्त ऐसा कौन सा मौजू आदमी है जो अंडा तोड़ना भी जानता है और ऑमलेट बनाना भी जानता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन सिचुएशन लगता है कि बहुत टफ होने जा रही है, मैच टफ होने जा रहा है। एक तरफ अगर सज़ाएं होने जा रही हैं या कोई अरेस्ट होने जा रही हैं तो कुछ सज़ाओं के उधर आइनी कोर्ट जाने के भी इम्कानात हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अलीमा खानम साहिबा भी सड़कों पर मौजूद है। तो अगस्त का महीना खासा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और उसके बाद देखेंगे कि इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ मिलता है या इनकी पार्टी के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती हैं। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज के लिए पर तोल रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर भी कुछ खलबली सी मची है। कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है परफॉर्मेंस के मामले पे, ज़ाहिर है अच्छा खासा। मैंने आपसे कैबिनेट में चेंजेस पर सवाल किया था तो आपने कहा था कोई 1 से 1.5 महीने दूर है अभी बात। फिर उसके बाद दोबारा बात हुई तो आपने हल्का फुल्का ही इशारा किया, मिला जुला तबसरा। सेठी साहब अब खबर ये है कि वज़ीर आज़म ने करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अब जो वफाकी काबीना है उसमें नौजवान और नए चेहरे, फ्रेश एंड यंग फेसेस कौन हो सकते हैं? परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि बहुत से एजेंडा आइटम्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे और ये कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे या काम करना नहीं आता। और ये कैबिनेट जो है इसको ज़्यादातर इसमें सियासतदान टाइप्स हैं जिसको काम शाम खास करना नहीं आता, इसीलिए काम नहीं हो रहे। अच्छा, ये तनकीद अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो शहबाज के ऊपर प्रेशर होगा कि जी अब ब्रिंग यंग पीपल इन। अब ये यंग पीपल का चक्कर क्या है? बात ये है कि आप देखें पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में मरीम नवाज़ ने पहले दिन से ही अंकल्स को फारग कर दिया। आप सोचो कितना प्रेशर होगा कि अंकल्स वापस कैबिनेट में आए, बिकॉज जाहिर है दैट्स द पार्टीज लीडरशिप। यंग लोग तो लीडर्स नहीं होते पार्टी। तो मरीम ने सब नौजवान लोग रखे हुए वहाँ, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी काम कर रही हैं और यंग लोगों के साथ काम कर रही हैं। और वो नहीं चाहती थी कि अंकल्स हों वहाँ, क्योंकि फिर अंकल्स को ना करनी मुश्किल हो जाती है ना, और उनकी बात माननी पड़ती है नहीं। और फिर वो लंबे चौड़ी कहानियाँ बनाते हैं ना कि जी हमारा तजर्बा ये हमारा वो है, वो एक किस्म का वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है। यंग लोग जो होते हैं वो उसके ऊपर आप काफ़ी दबाव डाल सकते हैं एंड दे कीन टू, जो आप कहती हैं कीन टू डू इट। तो अब शहबाज साहब के ऊपर भी यही प्रेशर है कि इतने बहुत सारे तुसी दादे बिठाए ने, वो नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, पार्लियामेंट में आके बैठ जाते हैं चुप करके और बाकी सेक्रेटरीज ही लगे हुए हैं, और वो एक हद तक होता है जब तक मिनिस्टर ना पुश करे, भाग दौड़ करे, तो सेक्रेटरी ने कोई इंसेंटिव नहीं होता सेक्रेटरी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का प्रेशर है। अब कहाँ से ये यंग लोग लाएंगे, किस किस्म के यंग लोग, आई डोंट नो कि मुस्लिम लीग नून में ऐसे हैं कि नहीं हैं, या हो सकता है कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बना दें, नॉट फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर्स। वो आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं आप। आपने तो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आप ला सकते हैं यंग लोगों को, हुआ नॉट ब्यूरोक्रेट्स, लैटरल एंट्री। अभी एक आध मिनिस्ट्री में उन्होंने किया है ऐसे, आईटी मिनिस्ट्री में किया उन्होंने। सो ये इस किस्म की चीज़ हो सकती है। मतलब प्रेशर इज़ कमिंग फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट कि भाई डिलीवरी नहीं है, बातें बहुत होती हैं मगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। एक पीआईए को इनको 3 साल लग गए प्राइवेटाइज करने में, आप सोचें। और मसला इतना आसान था मगर नहीं, इनसे हुआ नहीं, पुश नहीं किया इन्होंने। तो ये इसी तरीके से इतना कुछ और एजेंडे पे है जो हो नहीं रहा है। और आई थिंक द इस्टेब्लिशमेंट इज़ गेटिंग इम्पेशेंट। तो इससे परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा अगर वाकई यंग एंड फ्रेश फेसेस आते हैं, तो वो परफॉर्मेंस जो चाहिए वो मिल पाएगी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है इस साल फॉरेन पॉलिसी में, भाग दौड़ जो की है मिडल ईस्ट के अंदर। ही इज़ नॉट हैड इनफ टाइम टू डिवोट टू द प्रोजेक्ट्स। और फिर भी शहबाज साहब का जो स्टाइल है वो इज़ टू रिलाई ऑन ब्यूरोक्रेट्स, नॉट ओल्ड और यंग पीपल।
जी वो समझते हैं ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी कॉम्पिटेंट, मगर ये पंजाब तो नहीं है, दिस इज़ द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसलिए यहाँ लोगों को अकोमोडेट भी करना है, मगर काम भी लेना है। तो जब अकोमोडेट करते हैं तो काम नहीं मिलता आपको। तो आई थिंक कहाँ से ढूंढेंगे ये यंग लोगों को जो कि कॉम्पिटेंट भी हैं ज़रूर हैं, होंगे पढ़े लिखे लोग, और मेरा ख्याल है यही होगा कि क्योंकि वो दे आर नॉट, कुछ सेनेट में से कुछ हो सकते हैं लोग जिनको ये ले आए एज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। आफ्टर ऑल मोहसिन नकवी भी सेनेट से ही है ना जी, सेनेटर है। सेनेटर है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आइडेंटिफाई कर लिया होगा। मैं वही कह रही हूँ कि आया हो सकता है सीवी आ गई हूँ, सीवियाँ आ गई हैं जी, सीवियाँ आ गई हैं, लोगों को इंटरव्यू कर लिया होगा। हाँ। और वो दे दिया होगा शहबाज शरीफ साहब को। हाँ। आगे से उन्होंने कहा होगा ठीक है जी, मैंने टाइम दिया थोड़ा जा, मैं तैयारी करता हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब इनको आप फारग करेंगे ना, तो जाहिर है दे वोंट लाइक इट, जाहिर है फिर पार्टी के अंदर फूट पड़ जाएगी। मगर आजकल जिस किस्म के हालात हैं, पार्टीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जी, ये तो बिल्कुल इस सेमी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो आई डोंट थिंक इट विल मैटर। कर सकता है शहबाज। ठीक है। और कहा जा रहा है कि कुछ रिफॉर्म्स भी की जाएंगी कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए, क्योंकि ये जो हुकूमती इकदाम हैं जिसकी वजह से अवाम मज़ीद पिसते जा रहे हैं, उसके बाद इस तरह के चेंजेस जो हैं वो नागुज़ीर हैं, ये दिखाने के लिए कि हुकूमत को बाकी इदराक है अवाम की मुश्किलात का। अच्छा, यह है पाकिस्तान के सारे मामला, सारे तो नहीं, उनमें से कुछ को हमने देख लिया, परख लिया, आपके सामने रख दिया। आलमी सतह पर जो मामला छिड़े हैं उसमें आज जो खबर जिसने लीड बनाई और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई, वो अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम। उनकी अचानक वफ़ात, उनके ऑफिशियल जो पेज है उसकी तरफ से तो ये कहा गया कि भाई अचानक एक मुख्तसर अलालत के बाद उनका इंतकाल हुआ। लेकिन सेठी साहब, उनके पिछले दिनों में हमने बहुत एक्टिविटी देखी इस जंग के तनाजुर में और फिर पाकिस्तान की सालसी के तनाजुर में, बहुत वोकल रहे। ऑल ऑफ अ सडन उनकी इस वफ़ात के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही हैं। डू यू बाय दैम? Look, I mean, it's difficult to ignore them. There's a difference between buying them and not being able to ignore them. अब देखिए, लिंडसे साहब, ग्राहम साहब बहुत ही अग्रेसिव किस्म के ज़ायनिस्ट थे और एंटी रशिया, वेरी प्रो इज़राइल एंड एंटी रशिया। और इनके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि रशिया की तरफ से तो काफ़ी तनकीद भी हुई और धमकियाँ भी आई थी फ्रॉम पीपल क्लोज टू प्यूटिन। आपने अलेक्जेंडर डोबरिन का नाम सुना होगा, चल रहा है। हाँ, उनकी बेटी मारी गई थी इन वन ऑफ दी यूक्रेन ऑपरेशंस, CIA लेड ऑपरेशन। तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इंतकाम लेना चाहिए, और उन्होंने भी लिंडसे ग्राहम को टारगेट किया था। अभी हाल ही में जो सिचुएशन हुई वो ये कि लिंडसे ग्राहम साहब जो हैं वो गए हुए थे यूक्रेन, वहाँ वो कोई ड्रोन फैक्ट्रीज विज़िट कर रहे थे जी। अच्छा, और वो ज़ेलेंस्की को कहने गए थे कि तुम्हें जो चीज़ें चाहिए मैं दिलवाऊंगा। अच्छा। ही वाज वेरी प्रो यूक्रेन एंड एंटी रशिया। तो रशिया थॉट ऑफ हिम एज एन एनिमी। अच्छा, तो जैसे ही वो वहाँ से वापस आए हैं, ये वहाँ से निकले हैं वापसी, तो दो चीज़ें हुई। एक ये कि रशिया ने अटैक किया उस फैक्ट्रीज़ को जहाँ ये विज़िट कर रहे थे, हाँ। और उनको तबाह करने की कोशिश की, मिसाइल्स आई। उसके बाद ये अमेरिका पहुँचे हैं, और जैसे ही पहुँचे हैं within 2 days he had a heart attack and he died। कुछ तो ये जो कंस्पिरेसी थेरीज हैं उसमें कुछ वज़न भी है, बिकॉज ये रशियन टेलीविज़न जो है RT के ऊपर ये डिस्कशंस भी होती रही हैं लिंडसे ग्राहम के बारे में कि जी ये बड़ा गलत आदमी है, और ये अगर ये कर सकते हैं असैसिनेशंस तो हम भी कर सकते हैं असैसिनेशंस। तो ये असैसिनेशंस की बात चल रही थी। अब बात यह है कि अमेरिका के अंदर तो बड़े असैसिनेशंस होते हैं, वहाँ तो बहुत अभी प्रो एंड एंटी इजराइल लोग भी, कोई ना चार्ली कर्क को देख चार्ली कर्क को देख किया गया, हाँ, and so many others। और अभी भी बहुत से खतरे हैं एग्जिस्टिंग जो वहाँ एंटी इजराइल लोग हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ोरान ममदानी इज़ ऑल्सो, आप इस खतरे का इजहार कर चुके हैं। हाँ। बड़ा फिक्र है मुझे। और अब ये जो थ्रेट है, अभी डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे टर्की नेटो के लिए। डोनाल्ड ट्रंप गए थे उस जहाज़ में जो जो कतर वालों ने दिया था, बड़ा लग्जूरियस जहाज़ है, बोइंग है। और जब वापसी पे तो उनकी जो सिक्योरिटी डिटेल है, उन्होंने कहा नहीं आप इस पे वापस नहीं जाएंगे, आप एयरफोर्स 1 पे जाएंगे।
एयरफोर्स 1 आया, फिर उनको एयरफोर्स 1 लेके गया। तो ये क्या थ्रेट थी कोई कि नहीं थी? तो ये असेसमेंट तो होती रहती है ना सारा हर वक्त ही। अब वो एयरफोर्स 1 और इस जहाज़ में क्या फ़र्क है? एयरफोर्स 1 जो है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, इक्विपमेंट है कि अगर उसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक हो तो वो उसको अवॉइड कर सकता है। वो फ्लेयर्स निकलते हैं वहाँ से एंड सो ऑन, और भी उसमें गैजेट्स लगे हुए हैं, टू रडार लगी हुई है जैमिंग की एंड सो ऑन। अच्छा। तो ये जो जहाज़ है इसमें ऐसी चीज़ें अभी तक नहीं इंस्टॉल हुई। लग्जूरियस बड़ा है मगर इंस्टॉल नहीं हुई। तो देन सो द सिक्योरिटी डिटेल ने ये देखा कि जब वो आए थे तो उस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, जब जाने लगे तो इनकी इंटेलिजेंस ने कहा नहीं सिक्योरिटी थ्रेट है आप, क्योंकि याद है ना कि वो इजराइल ने बताया था जी, कि शेयर की थी इंटेलिजेंस शेयर की मालूमात थी के कि मोसाद की assassination। इंटेलिजेंस हमने जी। उस दिन डिस्कस कल की थी कि जी दे में ट्राई टू असैसिनेट। जी। मगर अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अयतुल्लाह मुज्तबा का एक बयान आ गया जी। और उन्होंने तो बड़ी सीधी सी बात की है। उन्होंने कहा वी विल टेक रिवेंज, वालिद की वफात का, सुप्रीम लीडर के हम कत्ल रिवेंज का। लेंगे। जी। तो जब दूसरी तरफ से रूस के लोग जो कमेंटेटर्स हैं या करीब हैं टू द रशियन एस्टेब्लिशमेंट, जब वो बात करते हैं कि लिंडज़े ग्राहम को एलिमिनेट करना चाहिए और फिर वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहाँ मुश्तबा साहब कह रहे हैं कि हम इनका इंतकाम लेंगे, तो और वो जिक्र यही है कि मेरे वालिद को मारा है आपने, हमारे लीडर्स को मारा है, इंतकाम उसका, असैसिनेशंस का, बिकॉज दे कंसिडर दैट टू बी दोज टू बी असैसिनेशंस। तो आई थिंक इस किस्म का जब माहौल बन जाता है तो फिर जाहिर है, तो जब आप कहती हैं कि इस वक्त सारा ट्विटर भरा हुआ है जी। कि जी ये रूसियों ने किया है ये जी। और देखिए ना वो लिंडज़े साहब जाते हैं उस फैक्ट्रीज़ में वहाँ, और वो वहाँ जाके ड्रोन्स की फैक्ट्री देखते हैं और कहते हैं हम और आपको पैसे देंगे, और वो जैसे जाते हैं वो फैक्ट्री के ऊपर रशियंस अटैक करते हैं और उधर वो वापस आते हैं तो वो वापस आते हैं तो झड्डी हो जाते जी। हैं, सॉरी अल्लाह ने प्यारे हो जाते हैं, जो भी तुम सीखो। तो अब इस किस्म की चीज़ चल रही है, एंड आई थिंक और डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियसली लिया है जो उसके ऊपर जो सो कॉल्ड थ्रेट थी, उसने कहा कि मैंने कह दिया अपनी तैयारी का हुक्म दे दिया, अगर मुझे कुछ होता है तो आप ईरान को उड़ा के रख दें, 1000 मिसाइल तैयार बैठी हैं मारने के लिए। तो देखें ना, पीपल आर, ये रेटरिक अब शुरू हो गई है, और ये शुरू होती है बिकॉज अमेरिका ने शुरू किया ना, सॉरी विद बैकिंग इजराइल टू असैसिनेट ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ ईरान जी। और ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहा है ना जी। जब ये डेलीगेशन ईरान की पाकिस्तान आ रही थी 2 माह पहले जी। तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने उनको एस्कॉर्ट किया। जी। अब ये वापस जा रहे थे तो पाकिस्तानियों ने एस्कॉर्ट किया, फिर उनको इतना ख़तरा था कि वो तेहरान नहीं गए, वो रास्ते में मशहद रुक गए और वहाँ से गाड़ी बसों के ज़रिए वो पहुँचे, इतनी थ्रेट का फिक्र था। ये अमेरिकी अखबारात में रिपोर्ट छपी थी कि ऐसे ख़तरात थे एजेंसीज के पास कि इसराइल टारगेट कर सकता है बाकिर कालिबाफ और अब्बास अराक्ची। बिल्कुल जी। सो ये अब माहौल बन गया है इस किस्म का। अब तो ये मेरा ख्याल है ये इल्ज़ामबाजी चलेगी कि जी ये रूस ने किया है, मगर इसके साथ और भी हालात बिगड़ेंगे। दिस इज़ नॉट गुड। हाँ, बिगड़ेंगे। इन्हीं हमने दिनों में ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ी कि जो इसराइली एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, उसकी नफूस पजीरी अमेरिका में बहुत हो चुकी है। आपको याद है हमने ऐसी रिपोर्ट भी डिस्कस की थी कि वहाँ जो जासूसी है अमेरिकी सेनेटर्स की और अमेरिकी सियासतदानों की वो बढ़ा दी गई है। ये भी माजी करीब की रिपोर्ट्स हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि वो रूसी हुकाम हो या वो ईरानी हुकाम हो, वो बदला लेने का ऐलान करते हैं, वो कत्ल करने का ऐलान करते हैं और उसके बाद इस नौयत की मशकूक मौत हो जाती है लिंडज़े ग्राहम की। तो इसको लेकर बहस का एक सिलसिला छिड़ा है। लेकिन सेठी साहब, जो हालात हैं ताज़ा तरीन, द करंट अफेयर्स, बैक टू स्क्वायर वन सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, सो अमेरिका भी ब्लॉकेड दोबारा कर देगा? हाँ, अब ये बात तो शुरू हो गई है और मेरा ख्याल है मगर पाकिस्तान और कतर और ओमान की कोशिश है कि फिर से मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये ब्लॉकेड अमेरिका करेगा। ईरान ये मौक़िफ़, ईरान का ये कहना है कि हमने MOU को नहीं वायलेट किया। वो कहते हैं हमने उसमें इशारा कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें कंट्रोल्ड एक्सेस हम देंगे, फ़ीस नहीं चार्ज करेंगे, रुकावट नहीं करेंगे, मगर हम रूल्स बनाएंगे। तो वो हमने रूल बना लिया कि आप उधर से नहीं जा सकते, इधर से जा सकते हैं। उधर का उनका ये इंटरप्रिटेशन है, मगर अमेरिकनों का ये इंटरप्रिटेशन है कि ये लिखा नहीं है उसके अंदर तो लिखा है फ्रीली आएंगे जाएंगे। तो ये आपने क्यों एक किस्म की एक कंडीशन लगा दी है। तो ये इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। मेरा ख्याल है ये रिजॉल्व हो जाएगा। बट
हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आशा, ये चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा। अब देखें ना कितना प्रेशर है, फिर पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ जाएगा। हम सोच रहे थे जी लो जी हो गया काम, असि बन गए नंबर 1। हाँ, अगला राउंड होने जा रहा था। हाँ, तो अगला राउंड, वो पुराना पहला राउंड टेक ऑफ ही नहीं किया, खटाई में पड़ गया। खटाई में पड़ गया। 2 हफ्ते हो गए, जी। तो 2 महीने की जो मोहलत है वो तो लगता है 17 ऐसे जून ही को हुआ था, अब तकरीबन 1 माह होने वाला है। हाँ, तो ये सो आई थिंक दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल, ये ऐसे नहीं हल होने वाला। ये बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है दुनिया में। ये उसका पहला कतरा है उस बारिश का, और ये इतनी जल्दी ये नहीं अब ज़मीन सूखेगी, इसके बाद और भी बारिश होगी। एंड सारी ग्लोबल पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो रहा है। राइट। एंड आई थिंक यू विल सी कि दिस सेंचुरी, अगले 10-20 साल आर years of conflict. Whether it is on immigration, whether it is between nations, whether it is within nations, right wing, left wing, welfare state, authoritarian state, media, all these things are up for grabs now. And you will see different countries behaving in completely undemocratic ways in order to find out क्या हो रहा क्या है। और वो जो रशिया वाला जो इश्यू है, नेटो वाला जो इश्यू है, EU वाला जो इश्यू है, मैंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि नेटो नहीं रहेगा, EU भी नहीं रहेगी, क्वाड भी नहीं रहेगा, क्वाड भी नहीं रहेगा। ये सब अब ये सब कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स ऑल इन फ्लक्स। अभी यूरोप में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जी, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए ना 7 प्राइम मिनिस्टर्स इन 10 years UK। जी। हम सोचते थे कि पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, कम से कम हम तो 2.5 साल के बाद करते थे ना, वहाँ तो हर साल छुट्टी होती जा रही है। तो ये क्राइसिस है ऑफ द स्टेट, ऑफ द ग्लोबल स्टेट। वो वहाँ की जो बिल्ली है 10 डाउनिंग स्ट्रीट की, यहाँ कहा जाता है कि बिल्ली 7 घर देखती है, उस बिल्ली ने 7 वजीर आजम देख लिए। तो चले वो यहाँ हुकूमत करके गए तो कोई ना कोई मुमासलत तो होनी थी हालात वाक़यात में। बहरहाल ये अमेरिका और ईरान जंग का ये तनाजुर है, और इस वक्त जैसे कि सेठी साहब ने कहा कि सारा जहान ही और सारे निज़ाम ही तब्दीली की ज़द में है, जिसके बाद आने वाली सदी का नक्शा बनेगा। तो ज़ाहिर है हालात वाक़यात पुरअमन नहीं हो सकते इस कदर जल्द के जैसे आप मुआहदा करें और फ़ौरन ही सब कुछ सेट हो जाए। ट्वाइलाइट जैसा, झुटपटा जैसा मौसम है, ना अंधेरा है ना उजाला है, और उसमें हम सेंटकॉम के बयानात भी देख रहे हैं कि वो आबनाए हुर्मुज़ को क्लियर करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है वो उस पर अपनी इजारादारी को इस वक्त जमाने की और साबित करने की कोशिशों में। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दुनिया में चलती हैं उनके बाद कभी भी वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आती, लेकिन इंकशाफात ही होते हैं। एक नया इंकशाफ रूसी सदारती मुआविन निकोलाई पेट्रोशेव ने किया है, और वो ये कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को हलाक करने का, मारने का मुश्तरका मंसूबा था इन दोनों एजेंसीज़ का, लेकिन एंड टाइम पर अमरीकी चकमा दे गए, और ये कि एजेंट थे ये उसामा बिन लादेन अमरीका के। आपको सरप्राइजिंग नहीं लगा ये इंकशाफ? नहीं, सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुई तो उस वक्त तक तो उसामा बिन लादेन की ज़्यादा चर्चा नहीं था। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुआ ना कि ये प्लानिंग सारी इसकी उसामा बिन लादेन ने की थी जी। अब 2 नए डेवलपमेंट्स, एक ये कि बहुत से लोग अमेरिकन कमेंटेटर्स, रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, बहुत लिटरेचर पैदा हो गया जो ये कहता है कि 9/11, वो जो 9/11 ही है ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 9/11, हाँ 9/11 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो अटैक हुई वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो इसलिए वो CIA ने करवाया था ताकि इतना बड़ा कोई इवेंट हो जिसके बाद अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट को इन्वेड कर सके, जवाब मिल सके उसे। वो तो अब तैयारी, वो तो हमने खबरें पढ़ ली ना, किताबें, डिक चेनी की किताब पढ़ लें आप, सबकी किताबें पढ़ लें आप, तो उससे तो यही है कि जैसे ही वो हुआ, ये तैयारी कर रहे थे इराक़ जाने की जी। ये इनको मौका मिल गया, मगर इनको अब जब ये और मौका इन्होंने बनवाया अपने लिए, फिर जब इन्होंने सोचा कि अब उसामा बिन लादेन का नाम लगाना है इसमें, तो वो उसका नाम लगा दिया, और उसामा बिन लादेन की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आई कि मैंने नहीं किया या नहीं किया। पता नहीं चला कि ये किसने, इसके पीछे कौन था। अब इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि ये हो ही नहीं सकता कि वो जो जहाज़ हैं जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाते हैं
तो वो सारी की सारी बिल्डिंग जिस तरीके से वो कोलैप्स की है, वो तो ऐसे कोलैप्स की है जैसे कि उसको एक्सप्लोजन्स उसके अंदर हुई अंदर हैं। बारूद नस्ब अंदर था। हाँ, तो वो अब बहुत एविडेंस है ऐसी जी। इकट्ठी हो गई है और जवाब नहीं मिल रहे फ्रॉम द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसामा बिन लादेन के बारे में भी वो ये है कि उसामा बिन लादेन एक बहुत रईस फैमिली से उसका ताल्लुक था, सऊदी अरेबियन कंपनीज थी। कंपनीज थी, तो यूज्ड टू वर्क फॉर द अमेरिकन्स। जी। तो अब ये रशियन प्रेसिडेंशियल एड निकोलाई पेट्रोशेव कहते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो FSB थी, जी। उन्होंने एक वक्त उसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने का CIA के साथ मंसूबा बनाया था। CIA ने उनके साथ बैठ के ये फैसला किया था कि उसामा बिन लादेन को करना है, ये एग्रीमेंट हुई थी। जी। मगर बाद में अमेरिका उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सका। अच्छा, वो कहते ये हैं कि अमेरिका ने रूस को कहा कि आप पता करें कि उसामा बिन लादेन कहाँ है। जी। और जैसे क्योंकि आपके ज़्यादा वसाइल हैं इन द ट्रैक करने के, ट्रैक एंड ट्रेस इस खत्ते में जो लोग हैं उनके, जी। बिकॉज ऑफ सपोर्ट इन सीरिया एंड एल्सवेयर रशियन इम्प्रिंट। तो वो कहते हैं कि हमने उनको बता दिया था कि वो अगले 3 माह के, एक वक्त आया कि हमने बताया अगले 3 माह कि वो फलानी जगह पे है। तो अमेरिकनों को हमने कहा कि नाउ यू कैन टेक हिम आउट, तो अमेरिकनों ने टेक आउट नहीं किया उसको। तो कहता है कि वी वर सरप्राइज बिकॉज हमने तो कोऑपरेट किया था उनके साथ। मगर ये बातें हैं डिटेल्स की। जो असली बात यह है कि पहले उसामा बिन लादेन अमेरिकन एजेंट था। कैसे? उसामा बिन लादेन पेशावर आए शुरू में, अच्छा। और वो चले गए अफ़गानिस्तान। उस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन की जंग जारी थी, और ये आए थे टू हेल्प द ISI एंड टू हेल्प द CIA ऑपरेशन ओवर देयर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट सोवियत यूनियन। ये वो चक्कर था। उस सिलसिले में ही वॉज एन अमेरिकन एसेट। ये पैसे थे इनके पास, ये पैसे देने आए थे और कोऑर्डिनेशन करने आए थे। जो भी असासा या एसेट जो है वो रोग हो जाता है ना, फिर हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसी उसको असैसिनेट कर देती, खुला नहीं छोड़ते उनको, तल्फ कर देती है वो फ़र्क ये रोग हो गया, रोग एजेंट। रोग एजेंट को तो इस्तेमाल हो सकता है ना, और हाँ, फिर उसको ट्रैक डाउन करके ख़त्म करना पड़ता है। तो ये उसामा बिन लादेन की, दिस इज़ व्हाट द रशियंस आर सेइंग। अच्छा। मैं समझता हूँ इसमें वजन है कि शुरू में ही वाज एन अमेरिकन एसेट एंड देन लेटर ऑन वो इंडिपेंडेंट हो गए, और उन्होंने जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर इन्होंने फैसला किया कि उसको टेक आउट करना है। और फिर रूस के साथ भी इन्होंने मिलकर उसको लोकेट करने की कोशिश की। रूस ने बताया इनको, इन्होंने नहीं किया। ये चाहते तो उस घर में जहाँ वो था वहाँ एक सिंपली सी मिसाइल मार के उसको ख़त्म कर सकते थे, मगर नहीं किया इन्होंने। पूरी इंक्वायरी ठीक ठाक पूरी की, फिर खुद आए अंदर, खुद आके ले गए उसको। जी, नेवी सील्स के जरिए उन्होंने ऑपरेशन किया। ये क्योंकि अगर वो मिसाइल मारते आयशा तो मर तो उससे जाना था, मगर एविडेंस नहीं होनी थी ना कि ये कौन था, किसको मारा, कहाँ है वो तो फारग हो जाना था। कोई एक इतनी हड्डी नहीं नजर आनी थी। तो कहा नहीं, ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि हम आए हैं, हमने इसको पकड़ा है, हमने इसको मारा है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट उनके सारे मूवमेंट के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अनोनिमसली मार देना वाज नॉट द इशू, इट वाज टू मारो एंड देन शो द वर्ल्ड कि हमने मारा है। इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसे एबटाबाद ऑपरेशन का हमने नाम दिया। उन्होंने इसको बाकायदा वहाँ मॉनिटर किया, सबने बैठकर एक रूम के अंदर इसका पूरा मुआयना किया, इसकी सारी तफसील देखी, और उसके बाद उसे नशर किया गया। इस हलाकत का ऐलान, इस ऑपरेशन का ऐलान किया गया प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से, और उसके बाद अब ये तारीख का हिस्सा है, और ज़ाहिर है तारीख के औराक कुछ लोग पलटते रहते हैं। इसी सिलसिले में इंकशाफ भी सामने आया, और आपने इस पर सेठी साहब का एनालिसिस जाना। अदनान कराची से, फरह लाहौर से, मुनीब इसावा से, मुदस्सर लाहौर से, आमिर अहमद टोरंटो से आपका बहुत शुक्रिया, मूसा रजा शाहदरा से। इसके अलावा वादा करो कि हम अगली दफ़ा ज़रूर करेंगे। अच्छा, मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ, ये सवाल जो आ रहे हैं ना आजकल, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, कुछ हालात का भी कुछ तकाजा सोच के जब आप सवाल करते हैं ना, मैं आपके अगर सवालों के जवाब देना शुरू कर दूँ ना ऑनेस्टली, तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत से आपके सवाल ऐसे होते हैं जो कि मतलब है कि प्राइवेटली आप बात कर लें, बट यू कैन नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑन एयर। तो ज़रा ख्याल रखें जिस किस्म के सवाल आप पूछते हैं। इजाज़त चाहते हैं इसके साथ ही आप सवाल ज़रूर भेजते रहिए, लेकिन सेठी साहब की इस एडवाइस को इनकॉर्पोरेट करते हुए, शामिल हाल रखते हुए ही अपने सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।